Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala ali Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Assalamu alaikum. Welcome to 365 degrees on 365. पाकिस्तान के मौजूदा हालात का जायजा लेने के लिए जरूरी है कि हम हर जाविये से सूरत हाल को देखें। 5 नवंबर 2024 को जब अमेरिका में इलेक्शन हुए और ट्रंप की जीत का ऐलान हुआ तो पाकिस्तान में शोर मचा कि ट्रंप के आने के बाद इमरान खान को रिहाई मिल जाएगी। फिर एक और हमने देखा कि बहस छिड़ गई कि पाकिस्तान के दाखिली मामलात में कोई दूसरा मुल्क मुदाखलत नहीं करेगा और बानी को रिहाई नहीं मिली। और जब ट्रंप ने 20 जनवरी 2025 को हलफ उठा लिया और पहला कमाल ये उन्होंने किया कि फलस्तीन और इजराइल के दरमियान सीज फायर करवाया और यकीनन अचीवमेंट बड़ी थी। दूसरा महाज ये खोला कि टैरिफ वॉर शुरू कर दी और इस तिजारती मुआशी जंग में दुनिया को अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ क्योंकि उनकी मार्केट्स, कैपिटल मार्केट्स क्रैश कर गईं। पाक भारत जंग पर अमेरिका का पहला रद्द अमल ये आया कि दोनों मुमालिक का ये आपसी मसला है और खुद ही सुलझाएंगे। और फिर हॉट लाइन पर दोनों मुल्कों के DGMOs के राबते से भी पहले डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट कर देते हैं कि उन्होंने दुनिया को एटमी जंग से बचा लिया और एक सीज फायर खुद साख्ता उन्होंने सीज फायर का मेडल अपने आप को दे दिया। इसके बाद अमरीकी सदर की हैसियत से पहला गैर मुल्की दौरा उन्होंने अब सऊदी अरब का किया और दौरा सऊदी अरब में पहला ऐलान जो उन्होंने वो किया बड़ा था कि शाम की नई हुकूमत के साथ वो ताल्लुकात बेहतर करेंगे और उनसे पाबंदियां भी उठा ली जाएंगी। और इससे बड़ा टारगेट जो डोनाल्ड ट्रंप का था इस ट्रिप के दौरान जो वो अचीव करना चाहते थे वो था सऊदी अरब पर दबाव डालना कि वो इजराइल को तस्लीम कर ले, क्योंकि अमेरिका इस बात से बखूबी वाकिफ है कि जिस दिन सऊदिया ने इजराइल को तस्लीम कर लिया उस दिन सारे इस्लामी ममालिक जो नहीं मानते इजराइल को वो भी तस्लीम कर लेंगे, बशमूल पाकिस्तान। और अब ट्रंप ईरान से भी कुर्बतें बढ़ाने का सोच रहा है। यकीनन ये जो डेवलपमेंट है इस वक्त दुनिया भर में जो डोनाल्ड ट्रंप करने जा रहे हैं, नई सफबंदी है, नए रिलेशनशिप्स हैं, इसके ऊपर आज के प्रोग्राम में तफसीलन बात करेंगे। और हम ये भी याद रखें कि IMF की जानिब से भी आज 1 अरब तकरीबन 2 करोड़ 30 लाख डॉलर्स की रकम पाकिस्तान के अकाउंट में आ चुकी है जो IMF के एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी की किस्त है। हम ये भी जानते हैं कि ट्रंप ने सऊदी अरब में इस बात को भी दोबारा दोहराया कि पाक भारत जंग बंदी जो हुई है वो तिजारती कार्ड का इस्तेमाल करके की गई है। और मैं दुआ करता हूं अपने रब से कि जिस तरह फलस्तीन इजराइल का सीज फायर हुआ वैसा पाक भारत का ना हो। वैसे इजराइल और फलस्तीन की जंग में सीज फायर का वर्ड यूज भी नहीं होना चाहिए क्योंकि वहां नस्ल कुशी की गई, जेनोसाइड किया गया। ट्रंप की जानिब से पाक भारत इशाइये की तजवीज भी आई है जो कि खुश आइंद है। बस उम्मीद यह है कि ये जो इशाइया है ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचे। पाकिस्तानी कौम ने ट्रंप से ये उम्मीद भी लगा ली है कि अब वो मसला कश्मीर भी हल करवा देंगे क्योंकि उन्होंने गुज़िश्ता खिताब में कश्मीर का जिक्र किया था और पाक भारत मसला हल उसी वक्त हो सकता है जब कश्मीर का मसला हल हो। फिर सवाल यहां यह भी उठता है कि अगर ट्रंप कहते हैं कि पाकिस्तान इजराइल को तस्लीम कर ले तो मैं मसला कश्मीर हल करवा दूंगा, तो क्या पाकिस्तान इजराइल को तस्लीम कर लेगा? बहुत बड़ा सवाल है, आज के प्रोग्राम में हम उठाएंगे क्योंकि या फिर कश्मीर का मसला हम जानते हैं कि फलस्तीन की तरह लटका रहेगा, वेपन्स इंडस्ट्री अपनी मार्केट चमकाती रहेंगी। पाक भारत जंग हम जानते हैं बखूबी कि ये जो जंग हुई है ये इसमें मैदान जंग में नहीं हुई, ये ज्यादातर जो फाइट हुई है ये मैदान मीडिया में लड़ी गई है और खासकर भारतीय मीडिया ने तो पूरे पाकिस्तान पर कब्जा भी कर लिया था और एक और नाम भी रख लिया था। और अगले दिन सोकर जब वो उठे तो उनको पता चला कि वो एक ख्वाब देख रहे थे जो कभी पूरा नहीं होगा। भारतीय मीडिया एक तरफ अपनी साख बहाल करने की जिद्दोजहद कर रहा है, दूसरी जानिब मोदी सरकार सच बोलने वाले प्लेटफॉर्म के खिलाफ क्रैकडाउन कर रहे हैं। भारत में चाइना और टर्की की जो बड़े प्लेटफॉर्म्स थे जो सच बोल रहे थे उन पर पाबंदियां लग रही हैं, इनमें ग्लोबल टाइम्स और TNT वर्ल्ड भी शामिल हैं। यहां तक कि जो सिख तज्जियाकार हैं वो भी बड़ी मुश्किल में फंसे हुए हैं। हम जानते हैं और मैं काफी वक्त से बात कर रहा हूं, हिंदूफोबिया 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 भारतीय मीडिया को ले डूबा। हिंदूफोबिया बीजेपी के सर पे चढ़ गया और ऐसा चढ़ चुका है कि उनके वजीर विजय शाह ने भारतीय फौज की मुसलमान तर्जमान को बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है उनको दहशत गर्दों की बहन कह दिया। और फिर उसके बाद हमने देखा कि भारतीय कांग्रेस पार्टी की जानिब से एहतजाज किया गया, विजय शाह के खिलाफ एहतजाज, नारेबाजी और ठीक हंगामा आराई भी हुई।
यकीनन इसको भी डिस्कस करेंगे। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस की फ्रंट लाइन्स का दौरा किया और ऑपरेशन में शरीक जवानों से मुलाकात की और उनके हमरा वफाकी वज़ीर दिफा, खारजा, इत्तलात और दीगर भी शामिल थे। यकीनन इसको भी आज डिस्कशन में लेकर आएंगे। वेलकम करना चाहूँगा अपने मेहमानों को। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, किसी तारुफ नहीं है, शैला रजा साहिबा। अस्सलामु अलैकुम, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त के लिए। मैडम ज़फ़रुल्लाह शेख साहब मेरे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर एम्बेसडर हैं और फॉरेन रिलेशंस के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। शेख साहब जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। शैला साहिबा, यकीनन डोनाल्ड ट्रंप कुछ ऐसे काम कर रहे हैं दुनिया में जिससे बड़ी हलचल मच रही है। पाक भारत सीज़ फायर सबसे बड़ा काम पाकिस्तान के लिए जो रिसेंटली उन्होंने किया, और एक दिन पहले वो कहते हैं कि अब आपसी मामलात हैं, दूसरे दिन वो सीज़ फायर करवा देते हैं, सऊदी अरब पहुंच जाते हैं, इजराइल की एक तरीके से मार्केटिंग कर रहे हैं कि दुनिया इजराइल को मान ले, ईरान के साथ डील करने को तैयार हो गए हैं और सऊदी अरब से भी कह रहे हैं, शाम से हाथ मिला रहे हैं। जो ये हो रही हैं डेवलपमेंट, शैला साहिबा आपकी नज़र में कैसे देखती हैं आप इन डेवलपमेंट्स को? डू यू थिंक पाकिस्तान के लिए इन डेवलपमेंट्स में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जिससे हमें फ़ायदा उठाना चाहिए? हाउ डू यू सी द सिचुएशन मैडम? मैं इस तरह से नहीं देखती और मैं ये समझती हूँ कि 15 दिन तक एक नैरेटिव बनाए रखा भारत ने, और उसके बावजूद भी कि यूनाइटेड नेशन ने हमारे मौक़िफ़ को तस्लीम किया, लेकिन जब पानी बंद हो गया तो उस पे कहीं से कोई बात शुरू नहीं हुई। जंग तो शुरू हो गई थी अगर पानी बंद कर दिया गया था। फिर उसके बाद ड्रोन की बरसात हुई, उस पर कहीं से ये बात नहीं हुई कि भाई ये ड्रोन बंद कर दिए जाएं, और उसके बाद मिसाइल से भी अटैक हुआ और जो फायरिंग थी LOC पे वो तो चल ही रही थी मुख्तलिफ तरीके से, और जब जवाब दिया गया तो जो इसराइल की मार्केटिंग है उसको नुकसान पहुंच रहा था एक दिन ड्रोन गिरने से। फिर जब दूसरे मुल्क की भी मार्केटिंग को नुकसान पहुंचने लगा तो ट्वीट आ गया। इससे अलावा मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ये तीसरी दफ़ा है जो डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर पे बात की। एक दफ़ा वज़ीर आज़म इमरान खान गए थे, फिर उसके बाद एक दफ़ा और, तो कश्मीर का मसला कोई पाकिस्तान का ही तो नहीं है ना। कश्मीर का मसला राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है, जो कि UN की चार्टर 155 जो है उसमें सब लोगों को ये राइट दिया गया है कि राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। तो कश्मीर के मसले पे इतना मसला क्यों है, बात क्यों करते हैं आप? उसको तो आपको हल कर देना चाहिए, और इसमें तो किसी से पूछना ही नहीं चाहिए, सिर्फ कश्मीरियों से उनकी राय पूछें, आपको सीधा सीधा जवाब मिल जाएगा। उसको हमारे ऊपर रख के और सब पे करके कर रहे, तो हमारी तो इखलाकी सियासी सपोर्ट कश्मीर के लिए भी है। और यानी मैडम अगर कहा जाए कि इजराइल को तस्लीम कर लो, मैं मसला कश्मीर हल करा देता हूं, तो हमें क्या करना चाहिए फिर? नहीं, ये तो बड़े शर्मनाक एक पेशकश है, क्योंकि फ़लस्तीन के लिए क्या तस्लीम कराएंगे? क्योंकि फ़लस्तीन में तो सीज़ फायर को भी नहीं कहना चाहिए। फ़लस्तीन के पास तो ना फौज और ना ही उस तरह के हथियार जो उन पे इस्तेमाल हो रहे हैं, और वो तो रोज़े रख रहे हैं, वो स्कूल में और कैंप्स में और हॉस्पिटल्स में पड़े हैं, उनके पास ना दवाएं हैं ना उन बच्चों के ऑपरेशन तक उनके बगैर एनेस्थीसिया के और इस तरह से हुए हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है। सीज़ फायर तो नहीं, आप ये कहें कि उन पे हमले आपने कुछ अरसे के लिए रुकवा दिए, अदरवाइज तो कोई ऐसी बात आपका कारनामा नहीं है। और किसी भी मसले के ऊपर कश्मीर की शर्त रखना मैं नहीं समझती कि ये इंसानियत के करीब कोई फैसला है। रही मैडम देखिए ना, ये सीज़ फायर भी तो तिजारत की लालच देकर रोका किया गया है ना। वो यही कह रहे हैं ना डोनाल्ड ट्रंप के, मैंने दोनों मुल्कों को तिजारत की लालच दी है कि मैं आपके साथ ट्रेड करूंगा, आपको बड़ा फायदा होगा, आप ये जंग रोक दें। वो तो क्या यही रहे हैं कि लालच के जरिए उन्होंने अचीव किया है। देखिए, मेरे वजीर आजम या मेरे कोई और इस पे बयान दे या ना दे, लेकिन एक शहरी की हैसियत से, अपने मुल्क की मुहिब्बुल वतन शहरी की हैसियत से मैं ये समझ सकती हूँ कि पाकिस्तान तिजारत के मामले पे सीज़ फायर पे नहीं आया होगा। पाकिस्तान तो जंग करना ही नहीं चाहता था, पाकिस्तान अमन की बात कर रहा था, उसे कमजोरी समझा गया। हम एक गालिब वक्त पे आपने जो कहा है तो उसमें आप ही के मुख्तलिफ ममालिक, आपके सपोर्टर, आपके लोगों ने कहा है कि मोदी की दरख्वास्त पे, तो मोदी की दरख्वास्त पे अगर आपने ये जंग बंदी कराई है तो इसमें पाकिस्तान को क्यों लपेट रहे हैं? हम तो जंग चाह ही नहीं रहे थे, और हमारे लिए तो बड़ी तकलीफ दे बात है कि हमारे शीरखार बच्चों से लेके मासूम चिप्स बेचने वाले, खेतों में काम करने वाले, आपकी नजर में ये तिजारत की जो कार्ड यूज किया गया फेस सेविंग
गिविंग की गई है मोदी के लिए. ठीक है मैडम अलाउ मी, मेरे साथ साबिक सफीर जफरुल्लाह शेख साहब भी हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करूं. शेख साहब थैंक यू आपके वक्त के लिए एंड योर पेशेंस. शेख साहब, डोनाल्ड ट्रंप जो इस वक्त कर रहे हैं, आई थिंक इट्स अनप्रेसिडेंटेड. जो उन्होंने बयान दिए हैं, शाम से हाथ मिलाना, इजराइल को तस्लीम करने के लिए सब पे दबाव डालना, आप इस पूरी सिचुएशन को कैसे देखते हैं? अगर हमें ये ऑफर आती है कि इजराइल को मान लो और मैं मसला कश्मीर हल कर दूंगा, व्हाट शुड वी डू? जफरुल्लाह शेख साहब. थैंक यू जतोई साहब इनवाइटिंग मी ऑन योर चैनल. बेसिकली आपने बहुत अच्छी ब्रीफिंग भी दी है, उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है. अखबारों में बहुत आया है और सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है. माशाल्लाह आजकल की जो हमारी दुनिया में सारे लोग हैं, काफी हर चीज को वॉच करते हैं और पता लगता है. मैं अपनी थोड़ी सी ख्यालात पेश करूंगा, शेयर माय फीलिंग्स ऑन इट और एनालिसिस के क्या सिचुएशन है. देखिए, दुनिया में जब भी जंगें हुई हैं या ताल्लुकात हुए हैं या जो कुछ हुई है, उसमें आप बार्डर कहें, उसमें हैगलिंग कहें, उसमें जो कुछ कहें, लेन देन रहती है. और दूसरी आम कहावत है कि दुनिया में देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और परमानेंट फोज. ये लचक डिप्लोमेसी में रहती है. अगर ये लचक ना हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है. मगर मेन प्रिंसिपल जो हमारे फॉरेन पॉलिसी का है कि वी गो फॉर पीस, वी गो फॉर पीसफुल रीजन. वी डोंट वांट टू बी होमोजेनाइज्ड. ये करें जी हेजमनी में आ जाएंगे, हेजमनी में पाकिस्तान भी आ गया तो नेपाल हो गया फला. ये नहीं है. प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी विच वी ऑल नो, कि हम अपनी इज्जत चाहते हैं, सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और पीस चाहते हैं. नंबर 4, ये जो सिचुएशन आपने सवाल भी पूछा है, सिर्फ इतना कहूंगा कि ये डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्रिप है, बेसिकली ये इट इज अ पार्ट ऑफ देयर फॉरेन पॉलिसी एंड जो उनकी प्रायोरिटीज हैं वक्त के हिसाब से. पहली जंग, दूसरी जंग जो भी चलती रही, टेंशन, हाइब्रिड वॉर, कमांडो वॉर, व्हाटएवर एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा. अभी जो डोनाल्ड ट्रंप का है, ये अमेरिका का प्रेसिडेंट का पहला विजिट नहीं है. पहला विजिट अमेरिका का सऊदी अरेबिया में 1945 में हुआ था, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग. प्रेसिडेंट उस वक्त शायद रूजवेल्ट था. उसी वक्त में उस वक्त किंग था अब्दुल अजीज था, अब्दुर्रहमान बिन अब्दुर्रहमान, वहाँ पहला विजिट हुआ था. उसके बाद कोई 50 विजिट्स तक हो चुके हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट्स के. उसमें ओबामा भी है, बुश भी है, जूनियर बुश, सीनियर बुश, सब जाते हैं. लास्ट बाइडन हुआ, सब जा चुके हैं. अभी जो विजिट हो रहा है, दिस विजिट इम्पोर्टेंट है 2 फैक्टर्स की वजह से. एक, इसराइल को स्ट्रेंथन करना और ये जो पीस का नारा है जो कुछ है, और जो है दूसरा जो टेंशन ये था पाकिस्तान और इंडिया में हुआ था, अब उसमें एक चोरी ये है कि इट वाज अ डिप्लोमेटिक गेम. वहां से कराएगा, पहलगाम वही था. वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका का गया था, 1-2 दिन थे. और ये और बात थी कि इवन अमेरिकन एंड इवन इंडियंस, उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया पाकिस्तान को. जब ये हमारा ऑफेंसिव हुआ डिफेंसिव के बाद, उसके बाद दे इवन डिड नॉट नो कि एक हिट में $1.5 बिलियन का यूएस 400 खत्म हो जाएगा. इतनी सारी चीजें हो जाएंगी, टारगेट हो जाएंगे, मिसाइल ऐसे जाएंगे. उसके बाद ये हुआ कि भाई आगे मत करो, तो मुसलमान इंडिया पाकिस्तान प्रेशर में नहीं आएगा. एंड अमेरिका से एकदम कहा कि ये खिलाड़ी खत्म करो और ये कहो. मगर एक क्रेडिट जाता है अमेरिका को. पिछले दौर में मुझे याद है, मैंने देखा था कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का विजिट, उन्होंने कश्मीर का जिक्र किया था, मगर उन्होंने ये कहा था अगर दोनों मुल्क चाहेंगे तो हम रसालत के लिए तैयारी है. मगर दोनों में से कोई नहीं कह रहा था. इंडिया ऑलवेज मेंटेन्स के भी हमारा बायलेटरल है, इट्स नॉट बायलेटरल. बेसिकली ये जो कुछ स्टेट्स हैं, ये रेजोल्यूशन है, वर्ल्ड बैंक है, IMF, उसमें बहुत से फायदे होते हैं. इंडिया ये मानने के लिए तैयार नहीं है. वायलेशन पेपर वायलेशन की 370 खत्म किया, 35A खत्म किया, कश्मीरियों को 8 लाख फौज भिजवा दी, सिक्योरिटी पाकिस्तान में की. उसके बाद कलभूषण ने जो कन्फेशन किया वो सबको पता है. कनाडा में क्या हुआ सबको पता है. अमेरिका में क्या हुआ, उनके अंदर जो मुल्क में हो रहा है, जैसे मैडम शैला ने यही कहा कि अंदर मुसलमानों को ये मार पड़ रही है, दूसरी हिंदुत्व, RSS, ऑल एवरीथिंग. इट प्रूव्स दैट इंडिया बेसिकली इज अ टेररिस्ट नेशन. एंड मोदी पर्सनली 90s में गुजरात में उसका हिस्ट्री देखे, सारी देखें. पाकिस्तान माशाल्लाह इस दफा पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली जैसे भी है प्लस पॉइंट्स हुए, वो राफेल नहीं गिरे, रॉ फेल गया है. RAW एंड FAIL
मैं तो स्पेलिंग रफेल की यही कहूंगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पॉइंट आपने जो पूछा कि ये हैगलिंग इसराइल की हो रही है एक रिकॉग्नाइज करने की, देखिए जब अब्राहम अकॉर्ड हुआ था पिछली दफा तो काफी यूएई, सूडान, उसके बाद बहरीन सारे आ गए थे वहां तक। शेख साहब मैं काफी वक्त से अपने प्रोग्राम में हिंदू फोबिया के ऊपर जोर दे रहा हूं कि सब मिलकर दुनिया को बताएं कि मोदी को जो बीमारी है उसका नाम है हिंदू फोबिया, आरएसएस, हिंदुत्व, आइडियोलॉजी, इंतहा पसंद। सैडली कोई मेरा साथ नहीं दे रहा। शेख साहब आप देंगे? जी जी बिल्कुल, ये आपने कहा। देखें मैं तो ओवरऑल पिक्चर जो मैं पेश कर रहा था कि ये सिचुएशन है, और इस पॉइंट पे मैं आ गया था कि ये जो विजिट है उसमें बहुत सी चीजें, एक तो मार्केट स्ट्रक्चर करनी थी जी, इतने $400 बिलियन के करीब एग्रीमेंट्स दोबारा हुई है, वो होती रही है सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरेबिया चाहता है कि हम मॉडर्न हो जाएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ, दूसरा हुआ डिफेंस में कोई 150 या 140 बिलियन डॉलर्स तक हुए, सारी चीजें बहरहाल एवरी कंट्री वांट्स दैट दे कुड बी मॉडर्न, हम भी चाहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो उसमें ये पॉलिटिकल उस लेवल से है कि इसराइल को गल्फ कंट्रीज में मुसलमानों से मैक्सिमम जो भी है वो रिकॉग्नाइज करवा के फिर यूनाइटेड नेशंस में डीजोरे रिकॉग्नाइज कराया जाए, और वहां फलस्तीनियों को मार के गाजा की जो स्टेट है उसको हड़प करके मिलिटरीली एंड लैंड वाइज इसराइल को ज्यादा बड़ा करके फिर 2 नेशंस को करके रिकॉग्नाइज कराया जाए। नाउ दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ दिस ट्रिप। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल मैं एग्री कर रहा हूँ आपसे, 100% यू आर राइट। शेख साहब अलाउ मी, मैं वेलकम करूं उस्मा कारदा में ज्वाइन किया है फ्रॉम PMLN। उस्मा साहिबा अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। उस्मा साहिबा, डोनाल्ड ट्रंप यकीनन दुनिया में ऐसे फैसले कर रहे हैं, ऐसे ऐलानात कर रहे हैं जिससे वाज़ेह हो जाता है कि नई सफ बंदी दुनिया में कायम की जा रही है, और भी बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ हो सकता है, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। लेकिन एक चीज जो वाज़ेह नजर आ रही है उस्मा साहिबा कि ट्रंप निकल पड़े हैं दुनिया को ये तस्लीम करवाने के लिए कि इजराइल एक मुल्क है। सऊदी अरब पे ही प्रेशर डाल रहे हैं, शाम पर भी प्रेशर डाल रहे हैं। अब मैं एक सिचुएशन आपके सामने रख रहा हूं कि अगर पाकिस्तान की हुकूमत को और इदारों को कहा जाए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि वो मसला कश्मीर हल करा देंगे जिस तरीके से उन्होंने भी सीज फायर करवाया, सिर्फ आप इजराइल को तस्लीम कर लें, तो क्या हमें इजराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए आपकी नजर में उस्मा साहिबा या नहीं? योर ओपिनियन मैडम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। तला आपने जो मुझसे सवाल कर लिया है उसका तो बड़ा एक क्लैरिटी के साथ आपको मैं जवाब दे देती हूँ कि हमारे पासपोर्ट को आप देख लें कि इजराइल जो है उसको हम एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर सकते हैं कि जिस तरीके से उसने गाजा में जो जुल्म किया और जिस तरीके से बर्बरियत की, उसकी मिसाल आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलती है। यानी कि एक पूरी आप देखें एक मखलूक अल्लाह की, एक पूरी जो पॉपुलेशन है उसने खून की नदियां वहां बहा दी। अब हम तो इजराइल को इससे पहले भी रिकॉग्नाइज नहीं करते थे, अब तो रिकॉग्नाइज करना जो है वो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं आउट ऑफ द क्वेश्चन है। आपने अगर कश्मीर और गाजा को एक समझ लिया है तो फिर आपकी बड़ी भूल है, ये ऐसा हो नहीं सकता है। कश्मीर जो है वो आप पूरी दुनिया ने अब मान लिया है कि एक मुतनाज़े जगह है, और वहां पे जो 7 लाख फौज मोदी ने वहां पे लगाई हुई है वो इस वक्त जो है वो उनकी जो बुज़दिलाना हरकतें हैं उससे वो उनकी साख टोटली डैमेज हो चुकी है। वो मासवाए इसके कि वो जुल्म ढाएं कश्मीरियों के ऊपर और वो कुछ करने के काबिल है नहीं। तो बहुत अच्छी बात है, हम खुश हैं, हम शुक्रिया भी अदा करते हैं ट्रंप साहब का कि आपने कश्मीर को एक डिस्प्यूटेड और एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे उजागर किया जिससे वो अटूट अंग अब कहीं से भी नहीं रहा भारत का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सौदे में हमें कहें कि इजराइल रिकॉग्नाइज कर लें, ये नामुमकिनात में से है। तो अगर तो उन्होंने यूएन रेजोल्यूशंस के मुताबिक कश्मीर का मसला हल करना है पाकिस्तान और हिंदुस्तान में, मोस्ट वेलकम, लेकिन वो ट्रेड ऑफ था इजराइल की रिकॉग्निशन के साथ। ट्रेड ऑफ नहीं हो सकता, यकीनन, वेल सेड। मैं फिर सवाल अब यही पूछूंगा शैला साहबा, फिर मसला कश्मीर का हल और क्या हो सकता है? क्योंकि मैं इस सूरत हाल को देख के हमने पुलवामा के अंदर भी यही देखा, पहलगाम में भी यही देखा, आगे फिर 2 साल के बाद एक और ड्रामा करेगा इंडिया, फिर से ऐसी हरकतें होंगी।
what do you see the solution Indo-Pak relations में long term stability के लिए? शैला साहिबा. अच्छा देखिए, ये जब से पाकिस्तान बना है 5वीं तो जंग थी और 9 जो है फॉल्स फ्लैग ये ऑपरेशन, 9 फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था. तो रही बात कश्मीर की, तो मैं फिर रिपीटेशन ही हो जाएगी कि जब आपने ये खुद कहा था कि आप सालिसी करेंगे, तो क्या नजर नहीं आया कि यूएन के चार्टर के खिलाफ जाके उन्होंने अपने यूएन की करारदादों के खिलाफ जाके उन्होंने उसकी जो डिस्प्यूटेड एक हैसियत थी उसे खत्म कर दिया. तो डोनाल्ड ट्रंप सोए हुए थे क्या? और उसके बाद जब से ये बरसरे इख्तिदार आए हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि गाजा पे दोबारा हमले ना हुए हों. तो मैं नहीं समझती कि एक इनके वादों पे एतबार या इनकी बात पे एतबार. और जहाँ तक कश्मीर की बात है, कश्मीर के हक के अलावा फैसला नहीं हो सकता. 1 लाख लोगों की जानें जा चुकी. वहाँ पे आपने पहले तो 7 लाख और 8 लाख की बात की जाती थी, अब 9 लाख का भी फिगर आया है कि 9 लाख फौज है. और जाहिर है कि फैसला पाकिस्तान एक दफा कर चुका है. उसका मुंतखब पहला वजीर आजम कह चुका है कि 1000 साल तक भी हमने अगर ये जंग लड़नी पड़ी तो हम लड़ेंगे. तो ये 1000 साल एक लीडर, जीरक लीडर ने, जिसने हमें एटॉमिक पावर बनाया, वो ये समझता था कि उसका कश्मीर का मामला जहाँ पे अटका है वो इस तरह हल नहीं होगा. तो अक़वाम मुत्तहिदा को अपनी करारदाद के हिसाब से उसका फैसला करना चाहिए. उस पर हमसे कोई सौदेबाजी ना करे. और ये हमने इस जंग में साबित कर दिया है कि जिस दिन हमें कश्मीर लेना हुआ ना, तो ऐसे भी ले सकते हैं जैसे आपको घुटने टेकवाए. लेकिन हम चाहते हैं कि जो एक तरीक़ा कार है जो आपने साउथ सूडान और ईस्ट तैमूर में किया कि राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन पे आप गए, तो कश्मीर का मामला तो बहुत सादा है. ये भी अपनी एक आज़ादी ही की जंग है ना. और इनको आप कभी टेररिस्ट डिक्लेयर करते रहे, कभी कुछ. तो अब तो बिल्कुल सीधा साधा मामला है. तीसरी नस्ल उनकी जो है वो इसमें है. तो मैं नहीं समझती कि अब ह्यूमन राइट्स की जो चैंपियंस हैं उनको खामोश रहना चाहिए, उनको आगे आना चाहिए और इस मसले का हल चाहिए. ठीक मैडम. ज़फ़रुल्लाह शेख साहब, डू यू हैव एनी एक्सपेक्टेशंस? आपको कोई उम्मीद है अक़वाम मुत्तहिदा से या आलमी बिरादरी से या उम्मत मुस्लिमा से? अक़वाम मुत्तहिदा बना है, मैं बिल्कुल जो हमारी मोहतरमा ने अभी ख्याल अपना पेश किया, तो मैं ये कहूँगा कि देखिए, मैंने एक बात कही थी कि दुनिया में देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड परमानेंट फोर्स. डिप्लोमेसी में हमेशा लचक रहती है. दुनिया की हिस्ट्री अगर आप देखें, आप जापान की हिस्ट्री आप देखें, मैं 7 साल वहां रहा हूँ, आधी दुनिया तक फतेह हो गई थी. अमेरिका और उनका देखें दुश्मन दोस्त कैसे हो गए. मैं कई मिसालें दे सकता हूँ कि कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू दुश्मनी दोस्ती में बदल गई, दोस्ती दुश्मनी में बदल गई. मगर प्रिंसिपल्स पे कभी नहीं कर. अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ये कर रहे हैं, मेरी पर्सनल राय ये है एज ए डिप्लोमेट, दैट इफ शी रियली वांट्स, देन the Kashmir problem should be resolved according to the plebiscite, जो भी और रेजोल्यूशंस है, उनके कंपनसेशन सारी चीजें हों, वो भी करें. उसके बाद जो सारी चीजें हैं रेस्पेक्टिवली सारी चीजें, बाकायदा नो वॉर पैक्ट होना चाहिए. उसके बाद जो जोन है उसमें पीस होना चाहिए. टर्म्स एंड कंडीशंस होनी चाहिए. उसमें इसराइल जो बारबरियत कर रहा है, उसमें 1967 से जो अरब इसराइल वॉर चली थी, दे शुड बी बैक टू देयर बॉर्डर्स. वो सोल्यूशन कराए, पाकिस्तान बैठेगा. वी विल थिंक अबाउट इट. व्हाई द मुस्लिम्स, देखिए ना, इसराइल आ गया था अब्राहम अकॉर्ड में, सबने किया था. एंड हो सकता है सऊदी अरेबिया करेगी. किसी को रिकॉग्नाइज करने में कोई हक नहीं है, प्रोवाइडेड इट गोस फॉर द पीस एंड देयर नो कंप्रोमाइज ऑन द प्रिंसिपल. ये नहीं हो सकता कि जी हम कभी भी इसराइल को नहीं करेंगे. आई एम सॉरी, आई बेग टू डिफर फ्रॉम माय वर्दी लेडी, बट द पॉइंट इज के बिल्कुल होगा, मगर उसकी हैंडलिंग उसका जो होगा उसूलों के मुताबिक होगा और कोई भी उसूलों पे कंप्रोमाइज नहीं होगा. राइट सर, वेल सेड. उज़मा साहिबा, आपकी नजर में लॉन्ग टर्म सोल्यूशन पाक भारत का क्या है? मसला है कश्मीर का हल कोई आपको नजर आ रहा है? देखें, ये जो अल्लाह ताला ने हमें एक फतेह नसीब की है पाकिस्तान को, इससे पूरी दुनिया को वाज़ेह हो गया है कि एक पाकिस्तान जो है एक प्रिंसिपल्ड, एक जिम्मेदार न्यूक्लियर स्टेट है और उसमें ये कैपेबिलिटी है कि वो अपनी बॉर्डर्स को, अपनी सॉवरेनिटी को, अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को पूरी तरह से
प्रोटेक्ट कर सके। तो ये पैगाम सबसे ज्यादा वाजे तो हिंदुस्तान के कोने कोने में गूंज रहा है। तो वो जो एक उनको जोम था कि जी हम तो बड़े ताकतवर हैं, हम तो एक हमले में पाकिस्तान का तहस नहस कर देंगे, तो ये खाम ख्याली जो है उनकी अब खत्म हो चुकी है। मोदी को पता चल जाना चाहिए कि ये तो सिर्फ एक एपेटाइजर था, मेन कोर्स तो बाकी है। कश्मीर जो है वो हमारी शाहरग है। सारा सिनारियो पानी के इर्द गिर्द जो है वो घूमता है। सारे हमारे दरिया कहाँ से उनकी शुरुआत होती है, आपको भी ज्योग्राफी का पता होना चाहिए, पूरी दुनिया को पता है जो हमारे दरिया हैं, हमारा पानी जो है वो हमारा लाइफलाइन है। और इंडस वाटर ट्रीटी क्या थी? वो जब पार्टीशन के बाद 1960 में ये दरियाओं की जब तकसीम हुई है, और ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, भारत ने इसको डिसऑनर किया है। भारत ने इस ट्रीटी को सस्पेंड करके पूरी दुनिया को बता दिया है कि उसकी क्रेडिबिलिटी तो जीरो है। इस बात में कोई शक व शुबा नहीं है, इट्स अ फैक्ट कि मैदान जंग से ज्यादा ये जंग मैदान मीडिया में लड़ी गई। और इस जंग की सूरत हाल के बाद हम जानते हैं कि भारतीय मीडिया तो बड़ा एम्बैरेस्ड है, अपनी इज्जत बचाने के लिए क्या कुछ कर रहा है। जो वहाँ पर सच बोल रहे हैं उनके खिलाफ हुकूमत क्रैक डाउन कर रही है। लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं अपने मीडिया के ऊपर ज़्यादा डिस्कशन करूँ और बात करूँ और उसके ऊपर तवज्जो लेकर आऊँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमें भी इस सिचुएशन के बाद बेहतर कारकर्दगी दिखाने की ज़रूरत है, मज़ीद तैयार होने की ज़रूरत है, झूठ का मुकाबला कैसे किया जाता है ये सीखने की ज़रूरत है। उस्मा कारदार साहिबा, आपकी नज़र में क्योंकि ये जो मीडिया वॉर हमने देखी पाक भारत कशीदगी में, फॉर एग्जाम्पल मिसाल देता हूँ मैडम आपको, इंडिया के अंदर बहुत सारे आपको अंग्रेज़ी के चैनल मिलेंगे। पाकिस्तान में अंग्रेज़ी बहुत कम बोली जाती है और अंग्रेज़ी चैनल सारे बंद हो गए हैं, सिवाय सरकारी चैनल के कोई और प्राइवेट सेक्टर अंग्रेज़ी चैनल नहीं चलाता। आपकी नज़र में और कौन सी चीज़ें हैं पाकिस्तान की मीडिया में जो हमें मज़ीद इम्प्रूव करने की ज़रूरत है ताकि हम भारतीय झूठ का बेहतर तरीके से मुकाबला कर सकें? उस्मा साहिबा। ताला, अगर आप इजाजत दें एक सेंटेंस में मैं अपना पुराना जवाब मुकम्मल कर लूं जी। मेरे ख्याल में कि जिस शख्स ने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनने में कोई भी किरदार अदा किया वो काबिल तहसीन है, चाहे वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हों, जुल्फ़िकार अली भुट्टो हों, डॉक्टर कदीर हों, तो इन सबको मेरे ख्याल में हमको सराहना चाहिए, क्योंकि हम एक एटमी कुव्वत, एक वाहिद मुस्लिम एटमी कुव्वत हैं। अब मैं आपके इस दूसरे सवाल पे आती हूँ। देखिए, भारत का जो मीडिया है वो मोदी सरकार की गोद में बैठा हुआ है, उन पे कर्फ्यू लगा रहता है। वो तो अपना मुंह नहीं खोल सकते हैं जब तक कि उनको वहां से अंदिया न दिया जाए। वो अगर मोदी के खिलाफ एक लफ्ज भी बोलते हैं ना तो वो अंदर होते हैं और उन पे वो जो है वो सख्त से सख्त उनको जो है उसका एक्शन लिया जाता है। अब हम इस दफा ये जो जंग है इसमें हमारे मीडिया ने बहुत जिम्मेदाराना रोल प्ले किया है। यहाँ तक कि जब वो 16 उन्होंने हमारे चैनल्स ब्लॉक कर दिए इंडिया में, क्योंकि वहां तो झूठ टमाटर से बोला जा रहा था, सच फेस करने की उनमें हिम्मत नहीं थी, तो उन्होंने यही एक ही हरबा उनके पास बचा था कि इनको ब्लॉक कर दें ताकि कोई उनकी आवाज यहाँ तक पहुंचे नहीं और हम अपनी जो अवाम है उसको जो है वो ट्रक की बत्ती के पीछे हम लगाए रखें। लेकिन हम लोगों ने यानी एक बेहतरीन मीडिया होने का हमने सबूत दिया। इस वक्त हमारा नैरेटिव चल रहा है पूरी दुनिया में, हमारा बयानिया चल रहा है, उनका बयानिया पिट गया है। वो जो बोलते हैं कोई उस पर अब यकीन नहीं करता, क्योंकि पूरी दुनिया ने देख लिया। देखें, ये एक सोशल मीडिया का दौर है, इसमें एक चीज जो है वो एक मिनट के अंदर वायरल। राफेल को आप कब तक कहेंगे कि जी हमारा कोई राफेल का तैयारा तबाह नहीं हुआ, जबकि उनकी अपनी बनाने वाले कह रहे हैं कि जी हाँ हो चुका है। और हम बड़े हैरान हैं कि किस तरह से हमारा एक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो थी वो पाकिस्तान के पायलट्स ने किस तरह से उसको जैम करके उसको बिल्कुल तबाह कर दिया। अब अगर आप नैना मानू करते रहेंगे तो इससे कुछ हासिल नहीं होना। हमारे मीडिया ने इतना जबरदस्त रोल प्ले किया है, पूरी कौम जो थी इकट्ठी थी, हमारे सोशल मीडिया ने भी सब कौम यकजा हो गई। वी वर ऑल यूनाइटेड। आपके इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, आपके जो व्लॉगर्स हैं, आपके जो जितने सोशल मीडिया पे लोग बैठे हुए, उन्होंने पाकिस्तान को अपनी रेड लाइन बना ली थी और हम अपने इदारों के पीछे, अपनी बहादुर अफवाज के पीछे सारे यकजा हो गए थे। और आप देखें उसका रिजल्ट क्या निकला।
جب ہم نے ایک زبان ہو کے پوری دنیا میں آواز بلند کی تو وہ ہم ایک قوت بن کے ابھرے. ہم وہ قوت بن کے ابھرے جس کا قائد اعظم نے خواب دیکھا تھا. تو اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے. اور آپ لوگوں نے اتنا اچھا رول پلے کیا, اتنا پازیٹیو رول پلے کیا. آپ نے اپنی جو ایک جو ڈرون جب اٹیک ہوئے, جب آپ کی جب میزائل فائر ہوئے, تو ہم نے آپ کے چینلز پہ دیکھا اور ہمارے دل جو تھے ایک قربانی کے جذبے سے اور ایک نعرہ تکبیر کے جذبے سے سرشار ہو گئے. تو میرے خیال ہمیں بالکل انگلش میں پوری دنیا انٹرنیشنل میڈیا جو ہے اس کو بھی ہم نے ایڈریس کیا. ہمارے جو آپ دیکھیں فورن آفس ہے, ہمارے ڈار صاحب ہیں, انہوں نے تمام سفارتی جو محاذ پہ انہوں نے سب کو انگیج کیا. انٹرنیشنل میڈیا کو ڈیلی تقریباً بریفنگ بھی دیتے رہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے اگر انگلش میں ہمارے چینل نہیں ہے. ہمارے جو فورن آفس ہے اور ہماری جتنی بھی حکومت ہے, عطا صاحب ہیں, انہوں نے ساروں نے انٹرنیشنل میڈیا کو انگیج کیا ہوا تھا اور ان کے ساتھ سوال جواب بھی ہو رہے تھے. اور آپ لوگوں نے بہت پازیٹیو رول پلے کیا, کوئی نیگیٹیوٹی ہمیں نظر کہیں نہیں آئی. تھینک یو میڈم. میں شیلا صاحبہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب میدان میڈیا میدان جنگ بن جائے تو پھر میرے خیال سے صحافیوں کو تھوڑی سی ریڈار, میزائل ٹریننگ وغیرہ وغیرہ, کامبیٹ وارفیئر کے بارے میں پڑھانا چاہیے تھوڑا سا, تاکہ وہ تھوڑے سے زیادہ اویئر ہوں. شیلا صاحبہ. میں آپ سے اتفاق کرتی ہوں کیونکہ ہمارے ہاں میڈیا اینڈ انفارمیشن لٹریسی کی ابھی تک کوئی بھی وہ نہیں ہے کہ کوئی کسی جگہ تھوڑا سا پڑھا دیا جاتا ہے کچھ ایک دو یونیورسٹیز میں, اور یہ اس وقت کی ضرورت ہے. ہمیں یونیسکو کا جو ماڈل ہے میڈیا انفارمیشن لٹریسی, اس فریم ورک کو ہمیں دیکھنا چاہیے اور ہمیں اپنے کم از کم سیکنڈری اسکول لیول سے شروع کرنا چاہیے یونیورسٹی تک, کیونکہ ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں وہاں انفارمیشن اس خود جو ہے وہ بیٹل گراؤنڈ بن جاتی ہیں اور مس انفارمیشنز اور انفارمیشن میں لوگ وہ نہیں کر پاتے. دیکھیے یہ لمحہ گزر گیا, میں اس کے علاوہ کی بات کر رہی ہوں, یہ گزر گیا, اس میں ہمارا کردار سب نے دیکھ لیا. لیکن ہم جس دنیا میں ہیں وہاں پہ سچ کے بجائے جو جھوٹ ہے وہ بہت جلدی اسپریڈ ہوتا ہے. تو ایک میڈیا اینڈ انفارمیشن لٹریسی ہوتی ہے, اس کو باقاعدہ ایک سبجیکٹ کے طور پر, کہ یہ صرف ایک ایکیڈیمک سبجیکٹ نہیں ہے بلکہ یہ انڈیویجول کو اکوپس کرتا ہے, آپ کی ڈیموکریسی کو اسٹرینتھن کرتا ہے اور اسپیشلی آپ کے یوتھ کو بچاتا ہے. یہ پیس بلڈنگ کے لیے ضروری ہے اور ہمارے لوگوں کو کریٹیکل تھنکنگ آنی چاہیے اور ان کو ایک طریقہ کار آنا چاہیے. اور اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ مختلف اداروں کی انٹیگریٹڈ ایفرٹس اور کہ گورنمنٹس کی جو ہے وہ مختلف میڈیا آرگنائزیشنز کے ساتھ, سول سوسائٹی کی, اور اس میں سب کی تربیت ہونی چاہیے. ہمیں اپنی پالیسیز جو ہیں ان کو جو ہے وہ دوبارہ دیکھنا ہوگا اور ہمیں اپنے نیشنل ایجوکیشن کریکولم میں اس کو شامل کرنا ہوگا اور اسی طرح سے جا کر جو ہے وہ ہم آگے اور بہتری کی طرف جائیں گے. ویل سیڈ میڈم, ویل سیڈ. ظفر اللہ شیخ صاحب, اس میڈیا وار کے اندر پاکستان کو ایک فائدہ ہوا, ٹویٹر کھل گیا. ٹویٹر کے لیے ہمیں اب وی پی این نہیں لگانا پڑتا. آپ کی نظر میں ہاؤ شوڈ بی امپروو آور سیلف, کس طرح اپنے آپ کو بہتر اکوپ کریں میڈیا وار کے لیے؟ شیخ صاحب, ڈپلومیسی اینڈ میڈیا وار. ٹھیک ہے, پاکستانی میڈیا کو سلام ہے اور جس طرح سے میچورٹی کا انہوں نے اظہار کیا اور ایفیشنسی اور ڈسپلن کی طرح اور بہت اچھی طرح سے رپورٹنگ کی اور سارا تھا. اور انڈیا کا جو جھوٹا میڈیا گالیاں دے رہا تھا ساری دنیا نے دیکھ لیا ہے. میں ایک چیز کہوں گا ایز اے ڈپلومیٹ, میں ڈائریکٹر جنرل رہا ہوں پالیسی پلاننگ فورن آفس میں, ڈائریکٹر جنرل ایڈمنسٹریشن بھی رہا ہوں. وہاں ایک چیز کی کمی ہے, میں تو بھی ریٹائرڈ ہوں, ریٹائرڈ ان 2008 لانگ بیک, مگر اس وقت ہماری فورن آفس سب ڈویژنس میں بٹی ہوئی ہے, پولیٹیکل ڈویژنس, اکنامک ڈویژنس اینڈ ایڈمنسٹریٹو ڈویژنس. تو ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ ایک سیل ہے. وہاں میرا خیال ہے کہ ایک میڈیا کی ڈویژن ہونی چاہیے جس میں فورن سروس کے کیریئر آفیسرز پلس دا میڈیا ایکسپرٹس, دے شوڈ سٹ دیئر اور ان کا فاصلہ کم کیا جائے اور انٹریکشن ہونا چاہیے. اور دوسرا جو ہے اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ ہم بھی جو ہیں ایمبیسڈرز کو کہتے ہیں باہر, مجھے بھی کہا گیا کہ جی میڈیا والوں سے کانٹیکٹ کریں,
پولیٹیکل لیول پہ کانٹیکٹ کریں, بائیلیٹرل لیول تک بات, وہ ایک نہیں پہنچ سکتا. ایک جو ہماری جو ہے ایک مشن پہنچ نہیں سکتی. فار انسٹنس میں ایمبیسڈر تھا سوڈان میں, آئی واز لوکنگ آفٹر 4 countries. ہمارے سارے افریقہ میں صرف 12-13 ایمبیسڈرس ہیں, اینڈ دا کنٹریز ہیو مور دین 50. یو ہیو ٹو ریوائز دیز تھنگس. کہاں کہاں ہونا چاہیے, کس طرح سے ری اسٹرکچر ہونا چاہیے. تو میڈیا کا زمانہ اور سوشل میڈیا کا زمانہ یہ ہونا چاہیے, اس میں میچورٹی آلریڈی ہے. وی ہیو ویری ویری گڈ پیپل آن میڈیا. جب نے میڈیا کا سوال پوچھا ہے, امیڈیٹلی فورن آفس کو میڈیا کا ایک سیل پرماننٹ ہونا چاہیے, جس میں میڈیا کے اور کیریئر ڈپلومیٹس بھی ہونے چاہیے. اور پھر وہ ساری دنیا میں ایسی ایسی ایجنسیز ہیں جہاں وہ جائیں, اوورسیز پاکستانیز کو گیلونائز کریں, باہر جائیں. ایک سفیر کو اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ساری چیزیں کریں. دنیا میں روزانہ ایک نئی نیوز ہے, روزانہ ایک نئی جنگ ہے, میڈیا کی جنگ, پولیٹیکل جنگ, اکنامک جنگ. آج یہ ہو گیا, آج وہ ہو گیا. تو میرا خیال ہے اس کو پورا سسٹم کو ریوائز کرنا چاہیے. تھینک یو سو ویری مچ ظفر اللہ شیخ صاحب, عظمیٰ کاردار صاحبہ, شیلا رضا صاحبہ. میں اپنے تمام تر مہمانوں کا بے حد مشکور ہوں, شکر گزار کہ انہوں نے قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا. پروگرام کا وقت یہاں تمام ہوتا ہے. اپنا فیڈ بیک سوشل میڈیا پر مجھے ضرور دیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.